हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मधु और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ लूसेंट रिवीजन सीरीज में। इस सीरीज में हम पूरी लूसेंट कवर कर रहे हैं। पूरी लूसेंट हम पेज बाय पेज कवर कर रहे हैं। अब हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री में आपको जितने भी टॉपिक मिलेंगे हमने सब कवर कराए हैं। प्राचीन भारत वाला जो इतिहास है वो हम कवर कर चुके हैं। सिर्फ एक आपका वहां पे वीडियो बचा हुआ है, उसके बाद जो आपका एंशिएंट इंडिया वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ हमने चालू किया था मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट, तो मॉडर्न इंडिया में भी ये हमारा 6वां लेक्चर है। उसके पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। जहां से आपका मॉडर्न चालू होता है, आधुनिक भारत स्टार्ट होता है, वहां से हमने चालू किया है पढ़ना। सबसे पहले आपका उत्तरकालीन मुगल सम्राट जितने भी हैं, औरंगजेब के बाद जितने भी आते हैं, हमने वो पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे यूरोपीय कंपनी जो है वो भारत में आती है, किस आपके मतलब तरीके से आती है ना। पहले कौन आती है, फिर बाद में कौन आती है, बीच में कितना गैप है, कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, कौन सा ईयर याद रखना है, कौन सा युद्ध याद रखना है। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रांसीसी और अंग्रेजों के जो भी वॉर पढ़े हैं, प्रथम कर्नाटक वॉर, द्वितीय कर्नाटक वॉर, तृतीय कर्नाटक वॉर, उसमें जितनी भी संधियां पढ़ी हैं, जैसे कि आपकी एक्सला-शापेल हो गई, पौंडीचेरी की संधि हो गई, उसके अलावा पेरिस की संधि हो गई, वो सब आपको याद रखने हैं। कब कब संधि होती है, कब से कब तक युद्ध चलता है, ये भी याद रखना है। वॉन्डीवॉश का युद्ध कब होता है, ये भी याद रखना है। तो ये चीजें मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि आप रिवाइज कर लेंगे। हमने कब पढ़ा है, वॉन्डीवॉश का युद्ध कब पढ़ा है, हमने पेरिस की संधि कब पढ़ी है, पेरिस की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध में है, द्वितीय में है या तृतीय में है, ये सब आपको थोड़ा सा दिमाग में रिवाइज कर लेना है। जैसे ही मैं बोलते जा रही हूँ आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ठीक है। तभी अगर मतलब आप कंटिन्यू जो मैं पढ़ा रही हूँ वो याद रख पाएंगे। थोड़ा बहुत रिवीजन जरूर करते रहिएगा, जो भी हमने ट्रिक बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहिएगा, जिससे लंबे टाइम तक आपके पेपर तक वो चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल छपी रहे, ठीक है। साथ ही साथ में हमने ज्योग्राफी वाला पोर्शन स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी में हम भारत का भूगोल हो गया वो पूरा कर रहे हैं। आपको जो जो भी चीजें लूसेंट में मिलेंगी और जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं वो हम सब डिटेल में कर रहे हैं। मैं समझा कर भी आपको बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आए कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। प्राचीन इतिहास वाले पोर्शन में भी हमने पूरा बैकग्राउंड देखा, उसके बाद मेन कारण देखा। मौर्य हो गए, मुगल हो गए, मुगल बोल रही हूँ, आपके गुप्ताज हो गए, उत्तर मौर्य हो गए, उत्तर गुप्ता, जितने भी वंश हैं हमने सब चीजें देखी है, ठीक है। अब हम मध्यकालीन स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ में हमारा मॉडर्न वाला पोर्शन भी चल रहा है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। हम जो है आने वाले टाइम पे लाइव लेने वाले हैं, याद रखिएगा। आने वाले टाइम पे आपको सारी चीजें लाइव मिलेंगी। लाइव के लिए यूट्यूब में एक कंडीशन होती है, मतलब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर होने चाहिए, उसके अलावा इतने घंटे वॉच आवर्स होने चाहिए। तो वो सब जब कंप्लीट हो जाएगा हमारे इस चैनल पे, तब हम लाइव कर सकते हैं। पिछला जो चैनल था हमारा जिसमें हमने बताया कि उसमें आप लाइव कर सकते थे, इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, बस एक निवेदन है, हेल्प करनी है थोड़ी सी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं, जिससे हम यहाँ पे लाइव ले सकें, ठीक है। आप जुड़कर लाइव होकर पढ़ेंगे तो आपको भी ज्यादा मजा आएगा, मुझे भी ज्यादा मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। साथ ही साथ में जब हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा का पूरा लूसेंट, तो आपका कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा। ये कहाँ पर होगा, ये होगा आपके ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर। अब एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगी, तो आप सीधे सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे भी मिल जाएगी ब्राह्मी एकेडमी के नाम से, या तो आप डिस्क्रिप्शन जो लिंक में आपको मिलेगी वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्यों करना है डाउनलोड आपको, तो ये जो आपका टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन है, फ्री है ना, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी नहीं लगेंगे। और अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो यहाँ पे आपको 5,000 का इनाम मिलेगा, सेकेंड रैंक वाले को 2,500 का, थर्ड रैंक वाले को 1,700 का इनाम मिलेगा। तो पार्टिसिपेट जरूर करना है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। मॉडर्न इंडिया कब से चालू होगा, जब आपके जो मुगल है वो कमजोर होना चालू होंगे और यूरोपीय जितनी भी आपकी व्यापारी कंपनी है वो आना चालू करेंगी भारत में। हमने देखा कि कैसे आपके सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, ठीक है। और पुर्तगाली बहुत लंबे टाइम तक हमारे यहाँ रहते हैं। फिर डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। तो आपके जो सबसे मेन आपको पढ़ने हैं वो है अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी, ठीक है। तो 3 आपको मेन पढ़ने होते हैं, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी। उसके अलावा कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश की, पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश की, ये आपको हर एक व्यापारिक कंपनी की पढ़नी है, चाहे वो डच की बात करें चाहे डेनिश की बात करें, ठीक है। पुर्तगाली, अंग्रेज, यूरोप, आपके फ्रांसीसी, ये तो आपको करने ही करने हैं। जो डच और डेनिश है उस पर भी मेन चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या याद रखनी है आपको, ठीक है।
उसके बाद हमने देखा कि कैसे युद्ध होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। पुर्तगाली और जो अंग्रेज होते हैं इनके बीच तो क्या हो जाता है, रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है ना। ये तो आपने पट्टीदार टाइप के बन जाते हैं, शादी वादी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी, इनके बीच आपको 3 युद्ध मिलते हैं और 3 युद्ध फिर आपको डिटेल में पढ़ने होते हैं। मैंने मुद्दे आपको बता दिए। अब क्या होगा, उन्हीं आपके युद्ध के बीच अब आपको क्या पढ़ना है, बंगाल वाला इलाका पढ़ना है। कैसे अंग्रेज बंगाल वाले इलाके में कब्जा करते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे पूरी प्रोसेस के शुरुआत में क्या होता है, फिर कैसे अंग्रेज धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना इंटरफेयर करना चालू करते हैं। इंटरफेयर के बाद फूट डालो शासन करो की नीति के तहत कब्जा कर लेते हैं। और ऐसे डायरेक्ट कब्जा नहीं करते कि बिल्कुल उसमें राजा वाजा अपने को घोषित कर दिया, नहीं, वो सिर्फ दीवानी जिसमें टैक्स वगैरह लगाने का अधिकार होता है, व्यापार करने का अधिकार कि आराम से व्यापार कर पाए, चुंगी नहीं ले कोई हमसे, हमें एक भी अपना पैसा नहीं लगाना पड़े, वो सारी चीजें अपने फायदे की चीजें वो करते थे। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है जैसे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, कैसे आधिपत्य जो है वो स्टेब्लिश होता है बंगाल पर अंग्रेजों का। सबसे पहले क्या होता है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला ये सबसे संपन्न प्रांत था, मतलब मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविंस जो था वो कौन सा था आपका, बंगाल। बंगाल में सबसे पहले मतलब हम स्वतंत्र शासक की बात करें कि किसने स्वतंत्र शासक जो है कौन बना था, तो वो था आपका मुर्शीद कुली खां। ये हमने पढ़ा है कि कौन कौन से एरिया जो है वो मुगल के जो कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं औरंगजेब के बाद, और धीरे धीरे अपना अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेते हैं। उसमें से बंगाल वाले इलाके में आपको मिलेगा मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र घोषित करता है लेकिन फिर भी मुगल बादशाह को राजस्व भेजता रहता है टाइम टू टाइम, है ना, मतलब यहाँ पे टैक्स देता रहता है। अपनी मुर्शीद कुली खां जो है वो राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर करता है। तो याद रखिएगा, पहले राजधानी हुआ करती थी ढाका, आपको भी पता है बांग्लादेश वाले इलाके में, फिर शिफ्ट करता है कहाँ पे, मुर्शिदाबाद में। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल बट यूज्ड टू सेंड रेवेन्यू टू द मुगल एम्परर। फिर होता है शिफ्ट करता है कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। मैंने दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल रखा है पीडीएफ, जिससे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों जो आपके मीडियम के बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद ये इजारेदारी प्रथा शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जानी है कि ये प्रथा क्या होती है, कभी नहीं आता है ना, बस लाइन पूछ लेता है। यहाँ पे इजारेदारी प्रथा किसने स्टार्ट की है, इंग्लिश में मोनोपोली है, इसके अलावा आप इजारेदारी ऐसे भी करके जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, उसी को मतलब रोमन में चेंज कर दे। तो इजारेदारी जो है कौन स्टार्ट करता है, मुर्शीद कुली खां। उसके अलावा एक तकाबी या तकवी लोन स्टार्ट करता है, तकाबी ऋण, किसके लिए, किसानों के लिए। किसानों को ऐसा होता है ना कि अगर आप खेती करना चाहते हैं तो खेती करने के लिए हम पहले से आपको लोन दे रहे हैं, जिससे आप बीज वगैरह खरीद पाएं और जो आपके जो भी आपको सामान खरीदना है आप वो ले पाएं। तो जैसे आज के टाइम पे केसीसी किसान वगैरह ले लेते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे तकाबी लोन जो है वो स्टार्ट किसने किया था, मुर्शीद कुली खां ने। मुर्शीद याद रखिएगा, आपका जो मुर्शीद है उन्होंने बंगाल को पहले तो स्वतंत्र घोषित किया, लेकिन रेवेन्यू बेचते रहते थे कि ठीक है भाई हम तुम्हारे अंडर में है। राजधानी स्थानांतरित की ढाका से मुर्शिदाबाद, इजारेदारी प्रथा स्टार्ट की, उसके अलावा तकावी लोन जो है वो स्टार्ट किया। इसको अग्रिम कर्ज यानी इसको क्या बोलेंगे, एडवांस लोन जो है फार्मर्स को, जिससे वो अपनी खेती अच्छे से कर पाए, वो देना चालू किया। फिर क्या होता है, यहाँ पे 1740 में युद्ध होता है। अच्छा, मुर्शीद कुली खां के बाद दूसरा उत्तराधिकारी आएगा, उसके क्या बाद क्या होगा, 1740 में लगभग एक युद्ध होगा जिसको हम बोलते हैं गिरिया का युद्ध। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बस दिमाग में रख लीजिएगा। गिरिया, गिरिया में गिरता कौन है, गिरता है मुर्शीद कुली का जो आपका उत्तराधिकारी रहता है। यहाँ पे अली वर्दी खां जो है वो नया बनता है बंगाल का नवाब, काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, काफी मतलब इसकी ऐसा मान लीजिए कि स्ट्रेंथ जो है, निडर रहता है, काफी अच्छा रहता है आपका अली वर्दी खां, ये बंगाल का नवाब बनता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब अली वर्दी खां होता है तो वो अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को ज्यादा मतलब स्वतंत्रता नहीं देता है। वो कहता है कि भाई ये थोड़ा सा अपने इलाके के लिए ठीक नहीं है, व्यापारी हैं लेकिन इंटरफेयर बहुत कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है। तो अली वर्दी खां के बाद कौन बनेगा फिर उत्तराधिकारी, तो फिर उसका उत्तराधिकारी बनता है सिराजुद्दौला। याद रखिएगा, अभी आप पढ़ेंगे सिराजुद्दौला हो गया सुजाउद्दौला, सिराजू की जगह सुजाउद्दौला पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए याद रखिएगा यहाँ पे सिराज नाम आपको मिलेगा, सिराज। ठीक है,
तो जब आपका अलीवर्दी खां रहता है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है अंग्रेजों के साथ, फ्रांसीसियों के साथ, है ना, उनके जो व्यापारी रहते हैं। अब अंग्रेजों को चाहिए क्या था? अंग्रेजों को ये चाहिए था कि हमें टैक्स नहीं देना पड़े, हमें कुछ इलाका मिल जाए जहां पे हम अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकें और आराम से व्यापार कर सकें। अलीवर्दी खां थोड़ा स्ट्रिक्ट था, तो वो क्या करते थे, वो मुगल सम्राट के पास जाते थे कि भाई वहां से हम फरमान लेकर आएंगे। और आपको भी याद होगा फर्रुखशियार ने गोल्डन फरमान जारी किया था, जिसमें इन लोगों को, अंग्रेजों को काफी मतलब ऐसे छूट दे दी गई थी, रियायत दे दी गई थी। अब वो क्या करते थे, उस फरमान को हर जगह दिखाकर, हर जगह वो क्या करते थे, टैक्स से बच जाते थे कि भाई हमारे पास देखो मुगल का फरमान है, आप हमसे चुंगी नहीं ले सकते, टैक्स नहीं ले सकते। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, मतलब फालतू के वो क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, उसको हर जगह यूज कर रहे थे, उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे थे। और उस वजह से आप देखेंगे कि जो बंगाल के नवाब थे वो परेशान हो रहे थे, छोटे छोटे जो आपके एरिया के लोग थे वो परेशान हो रहे थे, और अंग्रेज उसी चीज का फायदा उठा रहे थे। अलीवर्दी खां के बाद बनता है सिराजुद्दौला नवाब बंगाल का। ठीक है, तो ये सिराज याद रखिएगा, सिराजुद्दौला। अभी आपको सुजाउद्दौला भी मिलेगा, तो इसलिए नाम मैं बार बार बोल रही हूँ, सिराज नाम याद रखना है। सिराजुद्दौला जो है इसका उत्तराधिकारी बनता है। अब अंग्रेजों को क्या चाहिए था, अंग्रेजों को मेन चाहिए था कि यहाँ पे हमें कैप्चर करना है, मतलब कैप्चर करना नहीं है, हमें एक ऐसा बंगाल वाले इलाके में हमें कोई ऐसा चाहिए, कोई ऐसा नवाब चाहिए जो हमारे हाथ की क्या हो, कठपुतली हो, हम जो बोले वही करें, है ना, बहुत ज्यादा हमें बताए सिखाए नहीं, हम बोले यहाँ पे ऐसा कर दो वो वैसा कर दे। सिराजुद्दौला जो हमारा सिराज था उसकी पटनेरी थी अंग्रेजों से। ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज पूरा एक प्लान बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, अपनी मतलब पहले तो कोठी वगैरह बनाना चालू करते हैं। कोठी में जैसे मान लीजिए ये आपकी फैक्ट्री है, अंग्रेजों की फैक्ट्री है, उसकी किलेबंदी चालू कर दी इन्होंने, है ना, उसको फोर्टिफाई करना चालू कर दिया। अब सिराजुद्दौला कह रहा है कि नहीं आप नहीं कर सकते भाई, हमारे इलाके में तुम ऐसे कैसे अपना बना रहे हो, किला बना ले रहे हो अलग से, तो आप ऐसे किला वगैरह नहीं बना सकते। फिर अंग्रेज फिर भी नहीं मानते हैं, तो ये क्या करता है, आपका सिराजुद्दौला जाता है और कुछ मतलब अंग्रेजों के इलाके पे कब्जा कर लेता है। और कब्जा करने के बाद एक यहाँ पे इंसिडेंट होता है, एक क्या होती है, घटना होती है, जिसको हम बोलते हैं काल कोठरी की त्रासदी। ये क्या होती है, यहाँ पे आप देखेंगे 20 जून 1756, याद रखिएगा, ये आपको ईयर याद रखना है और आपको डेट भी याद रखनी है। 20 जून में हुआ था ना, गर्मी में हुआ था, 20 जून 1756 काल कोठरी की घटना हुई थी, काल कोठरी की त्रासदी हुई थी। इसमें क्या हुआ था, जो आपका सिराजुद्दौला है उसने लगभग 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया था। और ऐसा बोला जाता है अंग्रेज हिस्टोरियंस के माध्यम से कि वो कमरे में कहीं पे मतलब एक छोटी सी खिड़की थी, जो आपका बहुत मतलब कंजस्टेड कमरा था, और इतने सारे लोगों को एक छोटे से कमरे में भर दिया कि जब उसने गेट खोला तो फिर यहाँ पे 146 में से सिर्फ 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। और ये बहुत सारे हिस्टोरियन इसलिए भी मानते हैं कि ये इन्होंने घटना खुद अपने से बनाई थी, जिससे हम हमला करने के लिए एक मतलब मोटिव ढूंढ सके कि भाई हमारे इतने अंग्रेज बंधुओं को तुमने मारा है तो हम तुम पे हमला करेंगे। तो उनकी साजिश थी, ये क्या था, ये एग्जैक्टली नहीं आपको करना है याद। ये आपको क्या याद करना है कि एक घटना हुई थी, 20 जून को हुई थी, काल कोठरी की घटना कहते हैं। उसमें लगभग 146 मतलब 150 याद करके चलिए, लगभग 150 लोग थे, लास्ट में सिर्फ 23 लोग बचते हैं, सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, अब इनको मुद्दा मिल जाता है कि भाई हमारे साथ बहुत गलत हुआ, अंग्रेजों के साथ इन्होंने गलत किया। तो ये 23 जून 1757 अगले साल पूरा प्लान बनाना चालू करते हैं और अगले साल युद्ध करते हैं, जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। और ये प्लासी का वॉर जो है, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका मान लीजिए बहुत ऐसा युद्ध रहता है जो बहुत ज्यादा पावर दे देता है अंग्रेजों को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेज वर्सेस बंगाल का नवाब था, है ना, एक तरफ आपके अंग्रेज थे, एक तरफ बंगाल का नवाब। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अंग्रेज कौन था, अंग्रेज यहाँ पे था रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा, इसका नाम याद रखना है आपको, ठीक है। ये जो आपका रॉबर्ट क्लाइव था, इसने बड़ा दिमाग लगाया। इसने क्या किया, इसने यहाँ पे उसका जो एक सेनापति था और काफी अच्छा मेन आदमी था मीर जाफर, उसको अपने साइड कर लिया। मीर जाफर ने और 2-3 लोगों को, दुर्लभ राय वगैरह यहाँ पे नाम आपको मिलते हैं, और कुछ लोगों को अपने साइड कर लिया, सेनापति को अपने साइड कर लिया। तो यहाँ पे जब युद्ध हुआ तो यहाँ पे जो आपका सिराजुद्दौला है, सिराज को तो लग रहा है कि हमारी इतनी बड़ी सेना है ना, लेकिन एक्चुअल में आधी सेना जो है पहले से अंग्रेजों से मिली हुई थी। इस चक्कर में वो लड़ती ही नहीं है
और जो मेन लोग थे सिराजुद्दौला के, मीर मदान और मोहनलाल, ये दोनों मेन आदमी थे। ये बेचारे लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। तो जैसे ही उनकी डेथ होती है और आर्मी हेल्प कर नहीं रही थी, तो यहाँ बहुत ही कम टाइम पे अंग्रेज जीत जाते हैं। ऐसा मान के चलिए कि नाटक चल रहा था, सिराजुद्दौला को पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी जो सेना खड़ी है वो मेरे साथ लड़ने ही वाली नहीं है ना। जो मीर जाफर है वो उनके साइड मिला हुआ है, तो वो कुछ करते ही नहीं है। मेन आदमी जो जैसे आप मीर मदान हो गए, मोहनलाल, ये लड़ते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो फिर बहुत ही कम टाइम में आपके अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं। यहाँ पे अंग्रेज मीर जाफर को क्या बोलते हैं कि भाई सिराजुद्दौला की जगह तुम्हें नवाब बनाएंगे, तुम आराम से अपना करना, बस हमें क्या दे देना, कुछ पैसे वैसे दे देना, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको बढ़िया अपने साइड कर लेते हैं कि ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, तुमको नवाब भी बना देंगे। तो ये जो आपका प्लासी का युद्ध होता है, ये ऐसा मान लीजिए कि युद्ध होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ 22-23 आपके जो अंग्रेज रहते हैं उनकी डेथ होती है और सब थोड़ा बहुत जख्मी होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये युद्ध जो था वो क्या था, एक नाटक की तरह था, पूरा छलावा था, पूरा का पूरा क्लाइव ने पहले से षड्यंत्र बना रखा था और बहुत ही आसान तरीके से सिराजुद्दौला को हरा देता है। बनाता किसको है नवाब, फिर बनाता है मीर जाफर को बंगाल का नवाब। तो हमने यहाँ पे देखा प्लासी का युद्ध, इसका आप डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757। अच्छा, 1757 को आप कैसे याद कर सकते हैं, 57 को कहीं भी आता है तो आप याद कर सकते हैं 1857 की क्रांति से, ठीक है। 1800 तो आपको वैसे भी याद रखता है, तो 1857 तो मतलब 57 से हमेशा आप बनाएंगे क्रांति, जैसे 1857 की क्रांति थी, तो 1857 की क्रांति के सीधे सीधे 100 साल पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। मतलब प्लासी का युद्ध पहला युद्ध था, फिर 100 साल लग गए दूसरे युद्ध में 1757 की क्रांति में, कि क्रांति करनी पड़ी सीधे सीधे, ठीक है। तो आप 1757 या इस 57 को 1857 की क्रांति से रिलेट कर सकते हैं कि उसके सीधे 100 साल पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ था हमारा सिराजुद्दौला, ठीक है। मीर जाफर एक तरफ याद रखना है, मीर मदान दूसरी तरफ याद रखना है, ठीक है। इसमें आपका जो मीर जाफर है फिर उसको बंगाल का नवाब बनाया जाता है, तो याद रखिएगा प्लासी के युद्ध के बाद आपका मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बनता है, ठीक है, मेड नवाब ऑफ बंगाल। यहाँ पे प्लासी का वॉर आपको याद रखना है, और यहाँ पे ये याद रखना है ट्रेजेडी ऑफ द डंजन, यहाँ पे काल कोठरी वाली जो घटना है उसको मेन मुद्दा बना के अंग्रेज जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे युद्ध चालू करते हैं। ये भी याद रखिएगा क्योंकि वो व्यापारी थे, सीधे अगर युद्ध करते और दूसरे राजाओं को लग जाता कि भाई ये तो कब्जा करने का सोच रहे हैं या इनका राज्य करने का इरादा है भारत पे, तो शायद थोड़ा सा एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ाई करते। इसलिए वो कभी भी डायरेक्ट ये नहीं दिखाते थे कि हम कब्जा करना चाहते हैं या हम कंट्रोल करना चाहते हैं, वो हमेशा पीछे से कि हम तो भाई व्यापार कर रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, व्यापार में लाभ चाहिए, देखो हमारे पास तो फरमान है इसलिए हम इतना ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। और फरमान में साइन वही करवाते थे, मतलब ऐसा होता कि साइन तुम कर दो लेकिन हम सबको ये दिखाएंगे कि देखो राजा ने परमिशन दी है। तो ये उनको हमेशा लगता था कि राजा हमारी मर्जी से बनेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मीर जाफर को क्या बनाते हैं, बंगाल का नवाब बनाते हैं। अच्छा, मीर जाफर सोचता है कि ये लोग जो है ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना, अंग्रेज अपना व्यापार करेंगे, बात खत्म, मैं अपना देखूंगा। लेकिन वो अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लग जाते हैं। फिर मीर जाफर के बाद बनता है मीर कासिम। अब अंग्रेजों को लगा कि ठीक है यार, मीर जाफर ज्यादा उंगली कर रहा था, मीर कासिम अच्छा होगा, है ना। याद रखिएगा जाफर था, अब हो गया आपका कासिम। मीर कासिम जो है वो जब बनता है तो वो क्या करता है, जो आपके अंग्रेज थे वो चुंगी फ्री, टैक्स फ्री अपना व्यापार कर रहे थे, तो ये एक चीज करता है कि चलो सबको हमने जो इंडियन आपके व्यापारी हैं उनके ऊपर से भी हटा दिया, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो अंग्रेजों को फिर वही नुकसान होने लगे कि जब सब बराबर ही हो गए तो फिर यार हमारे जो भारतीय व्यापारी हैं वो लाभ उठाएंगे। तो कहते हैं यार ये फिर बहुत उंगली कर रहा है, इस चक्कर में अब इसको भी फिर हटाने का वो प्लान करने लग जाते हैं। मीर कासिम क्या करता है, राजधानी अपनी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर देता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। आपका मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कौन कर रहा है, मीर कासिम। कासिम याद रखना है, मीर जाफर के बाद मीर कासिम। बंगाल की राजधानी का यहाँ पे क्रम पहले ढाका था, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद शिफ्ट होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका मुंगेर शिफ्ट होता है। यहाँ पे फिर आता है बक्सर का युद्ध। जैसे ही मीर कासिम उंगली ज्यादा करेगा, अंग्रेजों को लगेगा अब हटाना चाहिए, तो उसके बाद होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच होता है, इसमें 3 लोग रहते हैं। यहाँ पे मैप आप देखेंगे तो यहाँ से चालू होगा ये बंगाल वाला इलाका, बंगाल का पड़ोसी, फिर यहाँ पे अवध,
और यहाँ पे आपका अवध के साथ साथ कौन रहता है, मुगल। मुगल जो आपका राजा रहता है शाह आलम, वो भी ऐसे ही मतलब सोचता है कि चलो हम सपोर्ट कर देते हैं। तो 3 लोग मिलकर युद्ध लड़ रहे होते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। और अगर देखा जाए कि रियल में जो युद्ध है जो अंग्रेजों ने लड़ा और जिसमें उसने भारतीय राजाओं को हराया, वो था आपका बक्सर का युद्ध। क्योंकि प्लासी वाले में तो आपको पता है कि प्लासी वाले में युद्ध था ही नहीं, वो तो पहले से षड्यंत्र था, तो ज्यादा युद्ध करने नहीं पड़ा। लेकिन बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेजों ने प्रॉपर लड़ा था 3 लोगों के आर्मी के खिलाफ, और फिर जीते भी थे। और इसी से आपके अंग्रेजों को पता चला कि आर्मी जो है भारत वालों की देखने के लिए बड़ी बड़ी होगी, लेकिन हमारी आर्मी ज्यादा स्ट्रांग है, हमारी आर्मी ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, तो हम जीत जाते हैं। और यहीं से इनका फिर मनोबल बढ़ता है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईयर याद रखना है। वो 1757 में हुआ था, ये 1764 में हुआ था, है ना। प्लासी 100 साल पहले होता है 1857 के। 64 आप कैसे याद कर सकते हैं, 64 में आपके नेहरू जी की डेथ होती है, तो आप चाहे तो उससे याद कर सकते हैं। यहाँ आप नेहरू जी से याद रखेंगे। कभी भी आपको 64 दिखता है तो आप उसको रिलेट करेंगे, ट्रिक बनाएंगे, तो किससे बनाएंगे, नेहरू जी से, ठीक है। तो नेहरू जी ने क्या किया था, बक्सर के युद्ध में नेहरू जी ने देखा कि अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं और जो बाकी जो टीम है हमारी वो हार जाती है, ठीक है। नेहरू जी बक्सर के युद्ध में थे, तो 1764 जिसमें अंग्रेज जीतते हैं और आपके 3 लोग रहते हैं। कौन कौन रहता है, यहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति रहता है वो रहता है हेक्टर मुनरो, नाम याद रखिएगा। उसके पहले कौन सा था, रॉबर्ट क्लाइव। ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्लाइव का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेक्टर मुनरो का फिर ओके ओके टाइप, आप चाहें तो भूल भी सकते हैं इसको, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जरूर याद रखिएगा प्लासी के युद्ध में, है ना। यहाँ पे अंग्रेज है एक तरफ, दूसरे साइड आपके हैं मीर कासिम, बंगाल वाला आपका मीर कासिम हो गया, ठीक है। दूसरा अवध वाले का नाम है नवाब शुजाउद्दौला। मैंने आपको बताया था कि आपको क्या मिलेगा, एक नाम मिलेगा सिराजुद्दौला, ठीक है, और एक नाम आपको मिलेगा शुजाउद्दौला। ये जो सूजा हुआ कहाँ का है, ये सूजा हुआ अवध का है, ठीक है। तो अवध का जो नवाब है वो थोड़ा सा सूजा हुआ है, उसका पता पूरा शरीर ही थोड़ा सा सूज गया है। लेकिन जो हमारा सिराज है, सिराज कहाँ का था, नवाब बंगाल का था। प्लासी के युद्ध में आप सिराजुद्दौला पढ़ते हैं, ठीक है। बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे तो शुजाउद्दौला आप पढ़ेंगे। तो शुजाउद्दौला हो गया कहाँ का, यहाँ पे हो गया आपका बंगाल का, सॉरी बंगाल लिख दिया यहाँ पे, ये हो गया आपके अवध का, ठीक है, ये अवध का। मीर कासिम हमारा बंगाल का है, और मोहम्मद आपका ये जो आपका मुगल शासक शाह आलम द्वितीय जो है ये आपका मुगल शासक है। ये तीनों अपनी आर्मी के साथ लड़ते हैं। एक तरफ रहता है हेक्टर मुनरो, और यहाँ पे हेक्टर मुनरो जो है वो जीत जाता है, और ये सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध होता है अंग्रेजों के लिए। इसके बाद इनको इतना निर्णायक होता है कि इनको क्या मिल जाता है, इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगह की क्या मिल जाती है, दीवानी मिल जाती है। दीवानी से क्या मतलब था, दीवानी से ये मतलब था कि अब यहाँ पे टैक्स लगाने, टैक्स वसूलने, सबका अधिकार अंग्रेजों के पास था, और इसी की वजह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसकी दीवानी मिलती है। उसके अलावा ये जो अवध का नवाब रहता है शुजाउद्दौला, इससे काफी ज्यादा पैसा भी वसूलते हैं कि भाई हमसे युद्ध किया, हमारा कितना नुकसान हुआ, तो चलो हमें तुम क्या दो, यहाँ युद्ध करने के लिए हमें युद्ध में मतलब जितना भी नुकसान हुआ उसके लिए भरपाई करो तुम। तो ये क्या रहता है, बहुत सारा पैसा देता है। उसके अलावा जो मीर कासिम है ये भी हार जाता है, तो बंगाल से भी क्या करते हैं, ये काफी ज्यादा पैसा वसूलते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजों के पास सोचिए कितनी कम यूरोप के लोग, जो भी लोग आए होंगे और कुछ उन्होंने इंडियन लोग हायर कर रखे होंगे अपनी आर्मी में, वो सारे लोग क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। तो इतनी कम सेना से आपके इतने सारे लोग, मीर कासिम, बंगाल, अवध और आपके मुगल, ये हार जाते हैं, तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। अब इनको यहाँ पे दीवानी मिल गई, बहुत सारा पैसा मिल गया, तो अब क्या होगा, ये दूसरी जगह जैसे कि मद्रास वाले इलाके में, बॉम्बे वाले इलाके में, दूसरी जगह आपको याद होगा जो है मराठे जो है उनसे युद्ध करने में काफी ज्यादा अब पैसा आराम से है इनके पास, तो युद्ध कर सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा आर्मी अब ये हायर कर सकते हैं और लोग रिक्रूट कर सकते हैं क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा आ गया। अभी आपको मिलेगा मैसूर वाला इलाका। मैसूर वाले इलाके में भी जो ये ब्रिटिशर्स हैं वो युद्ध कर रहे होते हैं बीच बीच में, तो युद्ध करने के लिए इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से ये धीरे धीरे कैप्चर करना चालू कर देते हैं।
अवध वाले इलाके में इन्होंने कुछ इलाका जो है कैप्चर कर लिया, अपनी वहां पे क्या कर ली, मतलब कि इंपॉर्टेंस वहां पे जमा ली कि कुछ भी अगर डिसीजन लेंगे तो भाई हमसे पूछ कर ही लेंगे। तो अंग्रेज यहाँ से सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और यही एक युद्ध रहता है जिसके कारण आपका जो अंग्रेज हैं वो पूरे भारत पे कब्जा कर पाते हैं। अगर वो ये युद्ध नहीं जीतते तो यहीं से अंग्रेज खत्म हो गए होते। हमें जैसे लगता है कि मराठे एक टाइम पे पूरे भारत पे कब्जा करेंगे और हिंदू साम्राज्य स्थापित करेंगे, लेकिन सिर्फ एक युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें मराठे हारते हैं और वहां से उनकी पूरी शक्ति मतलब ऐसे बिल्कुल क्षीण हो जाती है और फिर वो कभी भी एक साम्राज्य नहीं बना पाते, छोटे छोटे इलाके में राज्य कर रहे होते हैं। सेम ऐसे ही अगर अंग्रेज बक्सर का युद्ध नहीं जीतते, बंगाल उड़ीसा बिहार इनकी दीवानी नहीं मिलती, अवध से बहुत सारा पैसा नहीं मिलता, तो ये भारत के दूसरे जगह पे जहां पे युद्ध कर रहे थे उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि पैसा चाहिए हर चीज के लिए और फिर उनको वापस जाना पड़ता है। तो ये होता है एक युद्ध और आपके पूरे भारत का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो स्वरूप है वो चेंज हो गया। हिंदू साम्राज्य बनना चाहिए था तो हमारे मराठे हार गए और हमारे यहाँ हिंदू साम्राज्य नहीं बना, है ना। उसके अलावा अंग्रेज जो कि व्यापारी थे वो जीत गए और धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा कर लिया और आपने देखा कि 200 साल तक हम फिर गुलाम रहते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंस आपके बक्सर के युद्ध का, इसलिए आपको इन तीनों के नाम, उसके अलावा यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका साल, बक्सर का युद्ध कब होता है 1764, उसके अलावा बंगाल की राजधानी का क्रम तो आपको करना ही है, ढाका मुर्शिदाबाद मुंगेर, नाम जो है मीर कासिम मीर जाफर ये याद रखना है। मीर जाफर क्यों याद रखना है, क्योंकि ये प्लासी वाले युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव का साथ देता है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव याद रखना है। इधर बंगाल का नाम नवाब उस टाइम पे सिराजुद्दौला रहता है, मीर मदान मोहनलाल, ये दोनों नाम याद रखने। ये मेन जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि याद रखना जरूरी है, ये सारी चीजें आप रिवाइज जरूर करिएगा। इसके अलावा 23 जून आपका जो 1757 ये वॉर है, ये वॉर का टाइम स्टार्ट, मतलब ये वॉर का दिन आप याद रखिएगा 23 जून 1757, क्योंकि एक बार एमपीपीएससी में ही ऐसे ये डेट पूछ ली गई थी, तो कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप याद रखिएगा 1757 तो आप बिल्कुल भूल ही नहीं सकते। 1757 1764 बक्सर का युद्ध, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको काल कोठरी की बता ही दी एक साल पहले, 20 जून 1756 को काल कोठरी की क्या होती है, घटना होती है, जिससे मुद्दा मिल जाता है अंग्रेजों को युद्ध करने का, ठीक है। तो ये हो गया आपको किससे रिलेटेड, कैसे अंग्रेज भारत के मेन इलाके में, यहां से चालू करते हैं, सोचिए बंगाल उड़ीसा इस पूरे इलाके में क्या करेंगे, बंगाल हो गया। और आपको भी पता है कि बंगाल आज का सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं है, पूरा का पूरा बांग्लादेश उसमें शामिल होता था। उसके अलावा बिहार, बिहार में आपका बिहार झारखंड पूरा शामिल होगा। और ये हो गया आपका उड़ीसा, ये उड़ीसा क्यों कर रखा था कि इधर साइड इनको क्या मिल जाए, तट मिल जाए। तो ये पूरा जो आपका कोस्टल एरिया था, ये जो आपका पूरा तटीय क्षेत्र था, कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र, ये सब पूरा किसके अंडर आ जाता है, किसके अंडर आ जाता है, अंग्रेजों के। और यहां से जो पैसा मिलता है, अब जैसे मान लीजिए इस वाले इलाके में आपके हो गए मैसूर वाले, ठीक है, यहां आपके हो गया मराठा, यहां आपके हो गए राजपूत, यहां आपके हो गया सिख। तो अब जैसे जैसे ये आगे युद्ध करते जाएंगे, कैप्चर करते जाएंगे, तो यहाँ पे युद्ध के लिए पैसा कहाँ से मिल रहा था, इस वाले इलाके से। और सोचिए इतना पैसा मिल गया था इनको इस वाले इलाके में कि यहाँ पे जो आपका मद्रास वाला इलाका था और यहाँ पे जो आपका बंबई वाला इलाका था, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के 3 हेडक्वार्टर थे, एक कोलकाता, एक मद्रास, एक बंबई। तो बंबई और मद्रास को चलाने के लिए सारा का सारा पैसा किससे आता था, कोलकाता वाले से। मतलब कोलकाता जो है आपका इतने ज्यादा बंगाल पैसा दे रहा था कि सिर्फ इसके पैसे से मद्रास और बंबई जो है वो मैनेज किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। आप तब समझ ही सकते हैं कि उस टाइम पे कितना पैसा इन्होंने लूटा होगा। इसके अलावा एक चीज आपको यहाँ पे और याद रखनी है, जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, कि बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पे क्या होता है, अंग्रेजों की और अवध और मुगल की, क्योंकि बंगाल पे तो कब्जा ही कर लेते हैं, है ना, पूरी दीवानी वगैरह प्राप्त हो जाएगी। अवध और जो आपका मुगल रहता है शाह आलम, इनके बीच क्या होता है, इनके बीच आपको एक संधि मिलेगी, ठीक है, सुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच, जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, मैंने बताया ना कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो फिर हम एक ट्रीटी साइन करते हैं। कर्नाटक वॉर जो चल रहा था उसमें भी हमने सारी संधियां याद की।
बक्सर के युद्ध में आपको फिर संधि मिलेगी जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में मुगल शासक को बोलते हैं कि भाई आप दिल्ली में अब नहीं रहेंगे, अब हम आपको पैसा देंगे, आप रिटायर कर रहे हैं, ठीक है। सुजाउद्दौला जो अवध वाला रहता है उसका एक इलाका ले लेते हैं, उससे ये बोलते हैं कि अब आप हमें पैसा भी दोगे क्योंकि आपने युद्ध में हमारा काफी नुकसान किया है। तो और आपका जो शाह आलम है इससे दीवानी प्राप्त कर लेते हैं बंगाल, बिहार और आपके उड़ीसा की। तो मुगल शासक है उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है दीवानी आपने ले ली, तो अब कोई जो छोटा राजा है या शासक है वो उंगली नहीं करेगा। तो यहाँ पे इलाहाबाद की जो संधि है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। इलाहाबाद की संधि कब होती है? आपके बक्सर के युद्ध के बाद। बंगाल वाले में, प्लासी वाले युद्ध में होती नहीं संधि क्योंकि जो अपोनेंट होता है उसको ही मार देते हैं, ठीक है। मीर कासिम जो होता है उसको बना देते हैं मीर जाफर आपका, तो इसीलिए यहाँ पे संधि नहीं करते। दूसरे वाले में क्योंकि आपका अभी अवध का नवाब भी बचा हुआ है, अभी आपका मुगल शासक भी बचा हुआ है शाह आलम द्वितीय, इसलिए उनको फिर संधि करनी पड़ती है, ट्रीटी करते हैं। ट्रीटी का नाम इलाहाबाद की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको अगर यहाँ पे कुछ भी पूछना है, चाहे हमारे कोर्सेज से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप 6261759209 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एकेडमी का नंबर है। सारे के सारे पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ब्राह्मी एकेडमी का, वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। वहां पे जो पिन का ऑप्शन रहता है ऊपर, वहां आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा लाइव करने के लिए मैं बस एक बार चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो और हम जल्दी से जल्दी लाइव स्टार्ट करें, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।